वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज वाले में। ठीक है, कौन से चैप्टर की? चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। सारा डिस्कशन कहाँ होगा? इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और साथ में बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। वापस एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th बोर्ड के लिए तो है ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। याद रखो आज का जो सेशन है वो हमें ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्कर में। ठीक है, पर याद रखना है कि 1 मार्कर हो या 2 मार्कर हो, कभी भी 1 और 2 मार्कर को कंबाइन करके सीधा का सीधा क्वेश्चन वो बन सकता है 3 मार्कर में भी, क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड का पैटर्न अब चल रहा है तो वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के भी बहुत सारे सब पार्ट्स बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा भले रही हूं तुमको 2 मार्कर वाले में, पर ये कंबाइन होके बड़े फॉर्म में 5 मार्कर वाले में भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो चलो क्या तरीका है, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या करेंगे, कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन, फिर वो भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। 2 सेकेंड लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है एक बार बोलेंगे और फिर आगे की चीज है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है, टर्मिनेशन दिखाया जा रहा है। कहाँ पढ़ा था तुमने टर्मिनेशन? ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन भी है कि ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन दिखाया जा रहा है। जल्दी बताओ, टर्मिनेशन कहाँ होता है? एंड में, मतलब डाउनस्ट्रीम पोर्शन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्या होता है वहां पे? पॉलीमरेज जो है, पूरा नाम बोलो पॉलीमरेज का, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है। कब निकलता है? जब उसमें कौन सा फैक्टर आके अटैच होता है? रो फैक्टर। ठीक, जब ये निकलता है तुम्हारा एमआरएनए का जो सीक्वेंस किया है वो भी निकल जाता है। ठीक है, और फिर जो अनवाइंडिंग हुई थी वो वापस वाइंड हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो बोल रहे लेबल ए बी सी एंड डी। तो देखो वो पूछ रहे हैं कि बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो ध्यान से देखोगे तो ए बेसिकली कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, बी तुम्हारा क्या, ये कौन सा निकला है, नया मॉलिक्यूल बन के निकला है, कौन सा? एमआरएनए। ठीक है, डी क्या हुआ? अब सी क्या हुआ? सबसे पहले जिसने ये मॉलिक्यूल को बनाया, जिसने ये रीडिंग की, जो रिस्पॉन्सिबल था इसके वाइंडिंग के लिए, क्या था उस मॉलिक्यूल का नाम? डीएनए डिपेंडेंट क्या बनाया? आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज। और कौन सा फैक्टर अटैच होता है उसमें? रो फैक्टर। ये डायग्राम अपने मन से नहीं दिया हुआ है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। कहाँ ढूंढना है बता देती हूँ लोकेशन। अपना बुक ओपन करो, ये चैप्टर ओपन करो जहां पे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या इन बैक्टीरिया। उसकी जो सबसे आखिरी वाली प्रोसेस है ना, टर्मिनेशन, सिर्फ उन्होंने एक प्रोसेस को काट के तुमको क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही डायग्राम है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। पूछ रहे हैं कि बताओ इसके ए बी सी डी क्या शो कर रहे हैं। तो ए क्या शो कर रहा है? तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल। बी क्या शो कर रहा है? जो से निकला था अलग से, जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट था। याद करो, बताया था कि जो टर्मिनेशन साइट होती है वहां आके क्या होता है, ये पूरा रो फैक्टर आके अटैच होता है। जो तुम्हारा बेसिकली डी पूछा गया था कि डी क्या है? रो फैक्टर। रो फैक्टर अटैच किससे होता है? पॉलीमरेज से। पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोलोगे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, उसके बाद तुम्हारा बनाया कौन सा मॉलिक्यूल? एमआरएनए मॉलिक्यूल बनाया जो साइड से निकल जाता है। ये देखो, ये साइड से निकल गया। और किसको ये सारा रीड करके बनाया गया था? डीएनए को। अच्छा जल्दी बताओ, पूछा नहीं है यहाँ पे, फिर भी बताओ कि डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड को पढ़ के बनाया गया था? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो कुछ नहीं कर रही थी, कोडिंग स्ट्रैंड। बहुत बढ़िया, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द ब्लैंक ए बी सी एंड डी ऑन द बेसिस ऑफ फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो पूछा है ए बी सी डी क्या है फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज उठा के रख दिया है और वो पूछ रहे बताओ ए बी सी डी क्या है। तो चलो ए बी सी डी डिस्कस करने के पहले जल्दी बताओ ग्रिफिथ ने क्या बोला था। तो ग्रिफिथ ने क्या उगाया था? सबसे पहले तो ये बताओ, उन्होंने उगाया था कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को उगाया था। ठीक है, अच्छा जब उन्होंने उगाया तो उन्होंने क्या देखा कि जब उनके पेट्री डिश में उन्होंने देखा कि जो कुछ कॉलोनी एक ऐसे खुरदुड़ी कॉलोनी आ रही, तो उन्होंने बोला चलो खुरदुड़ी तो रफ स्ट्रेन बोल देते हैं, उसी को उन्होंने आर स्ट्रेन बोल दिया क्योंकि जो बाहर का कवरिंग था एकदम खुरदुड़ा खुरदुड़ा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी कॉलोनीज देखी जो कैसी थी? स्मूथ थी, चिकनी चिकनी थी, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की लेयर थी, म्यूसिलेजिनस लेयर थी। तो उन्होंने उसने बोला कि ये स्मूथ जैसा इंप्रेशन दे रहा है, तो चलो इसको बोलते हैं स्मूथ कॉलोनी।
कॉलोनी, शॉर्ट में उन्होंने बोल दिया एस स्ट्रेन। जब उन्होंने और ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब एस स्ट्रेन को लेते हैं इनोकुलम में और इंजेक्ट करते हैं माइस में, तो ये एस स्ट्रेन क्या रहती है, पॉइजनस रहती है, मतलब बेसिकली निमोनिया डेवलप कर देती है और रिजल्ट ये हो जाता है कि जो माइस है वो मर जाता है। याद आया? तो माइस डाई, याद आया? यही पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने वही चीज जब आर स्ट्रेन के साथ की तो जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर पा रही थी वो इतना ज्यादा मतलब फेटल नहीं था, माइस मरता नहीं था, ठीक है। इंजेक्ट किया तो माइस क्या कर रहा था, अभी भी जिंदा रह रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अब देखो मतलब एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल किया, मतलब एस स्ट्रेन याद करो, मैंने बताया था एस स्ट्रेन यहाँ से उठाया, उसके बाद थोड़ा सा हीट किल किया। हीट किल मतलब जो अपना बंसन बर्नर रहता है उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसे प्लैटिनम की लूप रहती है, उसको ऐसे करके बर्न करते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, उसको इंजेक्शन में भरते हैं, इनोकुलम बनाते हैं, उसके बाद इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, माइस अब इस केस में क्या हुआ, जिंदा रह गया, अब मरा नहीं। मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि कुछ तो था जो एस स्ट्रेन में जिसके कारण चूहा मर रहा था। जब उस कुछ तो था को हीट किल किया गया, मतलब एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया, तो वो चूहा जिंदा रह गया। मतलब वो कुछ तो था तो अपना खुद का एक्सप्रेशन दे नहीं पाया। पर वही जब एस को हीट किल किया बट आर को जिंदा स्ट्रेन मिक्स करके उसको मिक्स करके इंजेक्ट किया गया माइस में, तो चूहा क्या हो गया, मर गया। और उन्होंने यही बताया कि वही जो कुछ तो था, जो जेनेटिक मटेरियल है जो बेसिकली ओरिजिनली आर में नहीं था, उसलिए आर क्या था, जान नहीं ले पाता था चूहे की, है ना। आर जब इंजेक्ट करते थे तो चूहा जिंदा रह जाता था, पर जैसे ही उसको आर जो हीट किल्ड है उसको एस आर के साथ, एस जो हीट किल्ड है उसको आर के साथ मिक्स किया गया, तो जो चीज एस को डेडली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वही चीज ट्रांसफर हो गई आर में। आर में भी वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगी और अब आर भी क्या बन गया, डेडली बन गया। तो रिजल्ट ये हो गया कि चूहा मर गया। याद करो यही पूरा एक्सपेरिमेंट है। वही उन्होंने पूछ लिया कि बताओ ए बी सी डी क्या है, लो तुमने आंसर भी लिख दिया कि बताओ कि एस जब इंजेक्ट होता है माइस में तो ए क्या रहता है, मर जाता है, जो चूहा है जो मर जाता है। तो आर क्या होगा, जब इंजेक्ट करोगे माइस जिंदा रह जाता है। फिर एस को हीट किल करोगे, इंजेक्ट करोगे तो वापस जिंदा रहेगा। और फिर जब एस को हीट किल करोगे और आर के साथ मिक्स करोगे तो उस केस में जो एस में जो कोई कैरेक्टर था, जो जीनोटाइप था या जो जेनेटिक मटेरियल था, वो आ गया आर में। अब आर बिहेव करने लगा एस जैसे। जब आर को अलग से उगाया गया तो आर जो रफ कॉलोनी देना चाहिए अब बनाने लगा स्मूथ कॉलोनी। मतलब देखो फिनोटाइप में भी चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि उसके जीनोटाइप में चेंज आया था। क्यों? क्योंकि पक्के से कुछ जेनेटिक मटेरियल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ था और उसके कारण जब चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। हुआ क्लियर? अब ये क्या था, ये इसके अगले सेट ऑफ साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। याद आया? वही पूछ रहे हैं कि आंसर बताओ। तो क्या हुआ, सबसे पहले में चूहा मर गया, फिर चूहा जिंदा रहा जब एस स्ट्रेन को एंटर करवाया गया, सॉरी आर स्ट्रेन को, फिर एस को जब हीट किल किया और फिर इंजेक्ट किया तो वापस चूहा जिंदा रह गया, और फिर जब एस को हीट किल किया पर आर के साथ मिक्स किया तो चूहा मर गया। यही तो पूछा है सीधा सीधा। देखो एनसीईआरटी का ही पिक्चर उठा के दे रहे हैं, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स उठा के दे रहे हैं एज इट इज। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 रीजन व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। याद करो जब ये टॉपिक एज इट इज मैं पढ़ा रही थी, मैंने बोला था ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन बन के ही आ जाता है। लो आ गया। वो पूछ रहे बताओ दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉपी क्यों नहीं किए जाते ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। याद करो ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करते हैं जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरे को कोडिंग बोलते हैं। जो स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता है ना, जो कोड नहीं होता, बेसिकली जो डी कोड नहीं होता, वो सिर्फ चिल कर रहा है, उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। वो पूछ रहे बताओ क्यों। तो हमको पता है पहली बात कि अगर दोनों स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होना अलग बात है और एग्जैक्ट होना या आइडेंटिकल होना अलग बात है। अगर यहां लिखा है अगर यहां लिखा है ATG, ठीक है, तो यहां क्या लिखा होगा, G की जगह पे C, T की जगह पे A और A की जगह पे T। पर याद रखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एग्जैक्ट नहीं है। ATG अलग चीज के लिए कोड कर रहा होगा और TAC अलग चीज के लिए कोड कर रहा होगा, वापस याद रखना है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर यहाँ A लिखा होगा तो यहाँ T लिखा है, यहाँ T लिखा है तो यहाँ A लिखा है, पर इसका मतलब वो सेम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसका तुम mRNA बनाओगे और सिमिलरली इसका mRNA बनाओगे तो दोनों mRNA का मीनिंग अलग अलग निकलेगा, और जब दोनों mRNA अलग अलग बनेंगे तो दोनों mRNA के ट्रिपलेट्स जो है या कोडॉन्स जो है वो अलग अलग बनेंगे, और हर कोडॉन अलग अलग
अमीनो एसिड को कोड करेगा। हाँ, कुछ कोडॉन्स हैं जो सेम ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, पर वो चांसेस कम है ना। अब सिर्फ मैं एक को तो कोड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे लाइन से कोड लगे होंगे तुम्हारे एक स्ट्रैंड में और दूसरे स्ट्रैंड में, ठीक। तो पहला रीजन क्या है कि भले दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, पर दोनों स्ट्रैंड पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि दोनों आइडेंटिकल है या एग्जैक्ट है। सिंस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों के जो अगर 3-3 करके मैं कोडॉन्स रीड करूं, तीनों कोडॉन्स का मतलब अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों को जब मैं एमआरएनए में कन्वर्ट करूंगी तो उसमें अलग कोड्स का सीक्वेंस बनेगा, अलग कोड का सीक्वेंस बनेगा, मतलब अलग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनेगा, मतलब वो कंप्लीटली अलग प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन, पहली बात, मुझे जो इंफॉर्मेशन है इतनी से चाहिए, 10 कॉपी में एक ही चीज नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती बहुत सारा क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स कोड हो जाएंगे, बहुत सारा प्रोटीन्स बन जाएंगे जो चाहिए भी नहीं, अनवांटेड चीजें बन जाएंगी। जो मेरे को चाहिए वो तो बनेगा, साथ में एक्स्ट्रा कुछ भी बनता चलेगा। सपोज करो मेरे को चाहिए था इस वाली सीक्वेंस का फॉर्म हुआ एमआरएनए, और फिर एमआरएनए बना था मेरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस। अब मैंने दोनों कोड करवा दिए, तो ये भी बनाएगा अलग एमआरएनए का सीक्वेंस, अलग एमआरएनए का सीक्वेंस, मतलब अलग अमीनो एसिड का सीक्वेंस, अलग अमीनो एसिड मतलब अलग प्रोटीन। मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं था। और याद करो, भले रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, तीनों में एटीपी चाहिए होता है, तो इतनी एनर्जी नहीं है सेल के पास, जितना काम का है उतना ही कोड होगा, ठीक। ये हुआ दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, अगर ये भी बन गया एमआरएनए, इसने भी बना दिया एमआरएनए, अब होना चाहिए था सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, ये भी एमआरएनए बना, ये दोनों एमआरएनए जैसे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री था, ये दोनों एमआरएनए भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। होगा क्या, ये दोनों मिलके बना देंगे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। अब डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए है तो मतलब वापस इसको अनवाइंड करो, ओपन करो, फिर उसको ट्रांसलेट करो। इतने एनर्जी किसके पास नहीं है, ये प्रोसेस भी नहीं है अपने पास, याद करो। और यही टेक्निक हम यूज करते हैं आगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जिसमें आरएनए-आई हम यूज करेंगे। ये टेक्निक पूरी जहां पे हम डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए एंटर करवा देते हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमको क्या करना है, हटाना है ना, तो ये वो तो वहां पढ़ेंगे। पर अगर दोनों एमआरएनए बना दिए गए तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अब दोनों घूम रहे हैं ऐसे ही, कहां पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अगर यूकैरियोटिक के बारे में बात करें, वो बोलेंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, अकेले अकेले क्या घूमना, चलो साथ में मिलके घूमते हैं। साथ में आ गए, बॉन्ड्स बना लिए, लो अब ये ट्रांसलेट हो पाएगा क्या? ट्रांसलेशन के लिए तो सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, फिर उसको पढ़ा जाएगा एंटीकोडॉन, टीआरएनए, आरआरएनए के थ्रू। पर ये तो दोनों बन गए कॉम्प्लीमेंट्री, अब वो अनवाइंड नहीं होंगे, उसको खोलो, अब वो प्रोसेस ही नहीं है अपने पास, तो होगा क्या कि ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। हुआ क्लियर? तो यही पूछ रहे, बताओ कोई 2 रीजन बताओ व्हाई बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। 3 रीजन बता दिए, उसमें से कोई भी 2 लिख के आ जाना। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। इन्होंने भी 3 रीजन दिए, कोई 2 लिख के आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट बना दो, जो करना है कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के असर्शन रीजन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन के यहाँ लिखो A/R, मतलब असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट एमसीक्यू के फॉर्म में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, उस कैटेगरी में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और तुम्हारे एग्जाम में तो 12th बोर्ड में तो रीजनिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर केस स्टडी बेस में, मतलब देंगे वो कुछ और लिखा हुआ केस स्टडी में, पर पूछेंगे यही कि बताओ दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ट्रांसक्राइब होते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई चांसेस है। रीजनिंग क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देख लेते हैं। इफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉपीड, 2 डिफरेंट आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड हेंस 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड विल प्रोड्यूस। मैं बताया ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एग्जैक्ट नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। 2 अलग एमआरएनए कोड होंगे, 2 अलग एमआरएनए मतलब 2 अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस कोड होंगे, 2 अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस मतलब 2 अलग चेन्स बनेंगी, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की, मतलब सीधा 2 अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोड्यूस 2 पॉलीपेप्टाइड, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी बिकम कॉम्प्लिकेटेड। हुआ क्लियर? उतना ही कोड करना जितना एक्चुअल की जरूरत है, जबरदस्ती हर चीज नहीं कोड करते बैठनी है। दूसरा, the 2 complementary RNA molecule produced simultaneously would form double-stranded RNA rather than getting translated into polypeptide। बोला था ना कि दोनों mRNA बोलेंगे चलो अपन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड mRNA। अब खुलेंगे ही नहीं, जब खुलेंगे नहीं, अनवाइंड नहीं होंगे, सिंगल स्ट्रैंड में आएंगे नहीं, तो ट्रांसलेशन कहां से होगा? थर्ड, RNA polymerase carries out polymerization in 5' to 3' direction
and hence the DNA strand with 3' to 5' direction polarity act as a template strand। तो ये अपन को ये तो रीजन ही है कि भैया दोनों साइड में हो भी नहीं सकता, ये तीसरा रीजन। तो तीसरा रीजन क्या है कि कौन कोड कर रहा है, मतलब कौन ये सारी पढ़ाई लिखाई या जो डीएनए में लिखा है वो एक्चुअली कौन कॉपी कर रहा है, पॉलीमरेज। और कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कौन से डायरेक्शन में कर सकता है, सिर्फ 5' to 3'। तो वो बट ऑब्वियस है कि दूसरा वाला स्ट्रैंड तो वो वैसे भी पढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ही होगा। हुआ क्लियर? चलो, अच्छा क्वेश्चन था, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये दो हमें पता है, सबसे पहले पता लगाना है, जो तुम 10 बार देख चुके हो सीआईडी में, दया पता लगाओ किसने मर्डर किया, तो फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजो। तो फिंगरप्रिंटिंग के लिए भेजो मतलब सस्पेक्ट कौन है, गिल्टी कौन है, एक्चुअल में मर्डर किसने किया है, ये सब पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा, अगर किसी को अपना पेटर्नल ट्री या मेटरनल ट्री या फैमिली ट्री या मम्मी पापा का पता लगाना हो तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे काम करता है, बेसिकली वही जो रिपीटेटिव यूनिट्स रहते हैं, जो सैटेलाइट डीएनए रहता है, वही देखो मैंने बताया था कि तुम, मैं, अफ्रीका में एक बैठा हुआ स्टूडेंट, आयरलैंड में बैठा हुआ स्टूडेंट, सब 99.9% क्या है, सेम है। बस वो 1.1% डिफरेंस क्यों आ रहा है, म्यूटेशंस के कारण, और वो भी कौन सी जगह पे, जो रेपिटेटिव यूनिट्स है उस जगह पे, ठीक है। और वही क्या है, वही इनहेरिट होती है, वही कहीं ना कहीं सेम रहेंगे, एक्सप्रेस होंगी। जो एक इंसान है उसका बॉडी के जितने भी सेल्स है उसमें जितना भी डीएनए, सब में सेम टाइप का एक्सप्रेशन होगा। तो इस वाली टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि गिल्टी कौन है, सस्पेक्ट कौन है। और अगर मेरे अंदर वो सैटेलाइट डीएनए कैरिड फॉरवर्ड हुई है तो मेरे अंदर कुछ मैच करेंगे मेरी मम्मी से, कुछ मैच करेंगे मेरे पापा से, सेम चीज तुम में भी है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि पेटर्नल लिंक कौन है, मेटरनल लिंक कौन है। हुआ क्लियर? तो वो पूछ रहे बताओ दो एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, तो 3 दिए, कोई भी 2 लिख के आ जाना। टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी, यही मैं बोल रही थी ना, सस्पेक्ट पता करो कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। दूसरा, टू डिटरमाइन द रियल और बायोलॉजिकल पेरेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, पता लगाने के लिए कि कौन इसका पापा है कौन इसकी मम्मी है, ये सब पता लगाने के लिए। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इससे इवोल्यूशन में भी हेल्प मिलती है, पता लग जाता है कि इवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है, या कौन सी रेसेस अभी भी बिल्कुल अनटच्ड है, या उनमें कुछ चेंजेस नहीं आए, मतलब दूसरा जीन का मिक्सिंग नहीं हुआ या दूसरा डीएनए मिक्सिंग नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं के जीन्स दिख रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये सब किस चीज या रेशियल ग्रुप्स का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 3 चीजों के लिए। उसमें से जो थर्ड वाला पॉइंट है वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर अच्छी बात है, सही है, गलत तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 2 के बारे में मेंशन है, तीसरे के बारे में मेंशन नहीं है, तो हेल्प हो जाएगी। एक्स्ट्रा भी लिख के आ जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वो 2 ही मांग रहे हैं, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द 4 क्राइटेरिया which a molecule must fulfill to act as a genetic material। तो याद करो हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो खुद से खुद को बना सके, जैसे रेप्लिकेशन में होता है डीएनए। दूसरा, वो स्टेबल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबल होना चाहिए, म्यूटेशन ज्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे आरएनए में वो अनस्टेबल हो जाता है, म्यूटेशन होते रहते हैं, ठीक है, याद आया। और फिर और 2 हमने पढ़े थे कि क्या होना चाहिए कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास हो, ठीक है। तो यही वो पूछे कि 4 क्राइटेरिया दो जिसको हम किसी भी मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल था। तो चलो देख लेते हैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, जो रेप्लिकेशन में हो रहा है। अब याद करो मैंने बताया था कि बहुत पहले आरएनए टू आरएनए भी बनता था, पर वो क्या था, अनस्टेबल था, इसलिए आरएनए से बना डीएनए। अब ये अलग बात है कि डीएनए से अब आरएनए बनता है, ठीक है। इसका सीधा सीधा लॉजिक है कि जो आरएनए वर्ल्ड तुमने पढ़ रखा है, जो बड़ी बड़ी प्रोसेस है, जैसे कैटलिस्ट वाली जो जितनी भी प्रोसेस है, तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन बोलो, ट्रांसलेशन बोलो, सारी की सारी आरएनए के आसपास घूमती हैं। और हमें प्रूफ भी मिला है, जो कुछ अर्ली प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म देखोगे तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। जैसे कुछ वायरसेस में आज भी जेनेटिक मटेरियल क्या मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है। ये अलग बात है कि वो जब अपने में इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कोरोना वायरस और एचआईवी वायरस, उनके अंदर आरएनए होता है, वो अपने सेल्स के अंदर आरएनए ही इंजेक्ट करते हैं। फिर उनके पास एंजाइम होता है जिसको नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है, फिर वो अपना एक्सप्रेशन करता है, एट द एंड फिर से आरएनए ही बनाता है। पर सबसे पहले हमें भले पता है कि आरएनए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल था, पर आज जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या था, अनस्टेबल। देखो, और क्या होना चाहिए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है, साथ में खुद का रेप्लिका बनाते हुए आना चाहिए।
उसके बाद म्यूटेशंस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए उसमें, है ना। तो वही लिखा है, शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज म्यूटेशन दैट आर नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन। आरएनए, देखो डीएनए में भी चेंजेस होंगे। अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि मैं और तुम अलग अलग, इसलिए वो 1.1% क्योंकि म्यूटेशंस है, करेक्ट, म्यूटेशन है, पर उसके कारण इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं आ रहा। लुक वाइज हम चेंज है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो बाकी की पूरे 99.9 तो सेम चल रही, वही 0.1 ही डिफरेंस आ रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम भी होमोसेपियंस हो, मैं भी होमोसेपियंस हूं, ऐसा तो कोई चेंज नहीं है कि मैं अलग स्पीशीज में ही कन्वर्ट हो गई, नहीं ना। तो क्या होना चाहिए, स्लो चेंजेस आने चाहिए, ठीक। उसके बाद इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अब मेंडेलियन कैरेक्टर क्या बोलता था कि जीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, डोमिनेंट रहे, रेसेसिव रहे, पेयर्स में आए, सेग्रीगेट हो। कुछ याद है इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने लॉस पढ़े थे, तो बेसिकली मेंडेलियन कैरेक्टर वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स कहाँ मिलते हैं हमें, हमारे डीएनए में, हमारे नहीं मतलब डीएनए में मिलते हैं। इसलिए आरएनए और डीएनए के कंपेयर में डीएनए क्या बना, जेनेटिक मटेरियल बना, क्योंकि वो स्टेबल भी है, वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स भी शो करता है, वो खुद की कॉपी भी बना सकता है रेप्लिकेशन के थ्रू, और उसमें म्यूटेशन होते हैं, मना कोई नहीं करा, बट बहुत रेट बहुत स्लो रहता है, ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए पॉलीमरेज प्ले अ डुअल फंक्शन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। कमेंट ऑन स्टेटमेंट। याद करो, बताया था वो पॉलीमराइजेशन तो कर ही रहा है, साथ में अनवाइंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यही तो पूछ रहे कि बताओ कमेंट ऑन स्टेटमेंट। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते तो कमेंट मतलब सीधे सीधे वो पूछ रहे बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सही है, उसको एक्सप्लेन करो इन डिटेल। अब कमेंट ऑन स्टेटमेंट मतलब ये मत सोच रहे इसमें क्या कमेंट करना है, तो स्टेटमेंट लिखा ही हुआ है, कमेंट मतलब बताओ ये कैसे डुअल नेचर, तो कैसे डुअल नेचर, तो देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज play a dual function, it help in synthesis of new strand and also help in proof reading। तो अनवाइंड भी कर रहा है और साथ में प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है। प्रूफ रीडिंग मतलब उसने बनाया नया एमआरएनए, उस फिर वापस देखता है सही तो बनाया ना, चलो आगे बनाते, फिर वापस सही तो बनाया, मतलब 10 बार चेक करते चलना है। याद करो मैंने बताया था तुमको कि डीएनए को, जो हमारा पॉलीमरेज है, डीएनए नहीं, जो हमारा पॉलीमरेज है उसको नया एमआरएनए भी बनाना है और साथ में एक्यूरेसी के साथ बनाना है। गलत बनाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, इतनी एनर्जी भी नहीं है सेल के पास, बार बार एटीपी जीटीपी देते रहे कि भैया तुम लेते रहो नया ना, कोई बात नहीं, गलत हो गया हटा दो नया बना लो, ऐसा नहीं होता सेल में ना, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। बहुत कम गलत होने के चांसेस रहते हैं, और जब गलत होता है या तो सेल, जब पता चल जाता है सेल को अरे कुछ गलत बन गया है, तो या तो सुसाइड बैक का यूज करके वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, और अगर नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट कुछ बड़े फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में या कोई बीमारी के फॉर्म में दिखने लगता है, ठीक। तो इतना गलती करने का स्कोप नहीं है। सोचो हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक है ना, वहां पे वो हर चीज एकदम एक्यूरेसी से कर रहा है, तो तुम तो कर ही सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास इतने 3 ट्रिलियन सेल्स है, उसमें ये सारा काम कंटिन्यूसली होते चल रहा है। तो देखो, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात। अब डीएनए पॉलीमरेज बोलो या आरएनए पॉलीमरेज बोलो, दोनों पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करते हैं, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन बोलो अगर डीएनए पॉलीमरेज के केस में, और अगर आरएनए पॉलीमरेज बोला तो ट्रांसक्रिप्शन के केस में। तो दोनों क्या कर रहे हैं, डुअल नेचर कैसे, पहले तो प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, नया स्ट्रैंड बना रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज के केस में नया डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज के केस में एमआरएनए बना रहे, ठीक। उसके साथ बार बार चेक भी करते चल रहे, प्रूफ रीडिंग का मतलब देखते चल रहे, सही सही बनाया तो है, यहाँ ए लिखा था वहां यू ही उतारा है कि नहीं उतारा है, क्योंकि ए की जगह क्या आना चाहिए टी, पर एमआरए बन रहा है इसलिए यू आया है कि नहीं आया, अगर यहाँ ए तो वहां टी है कि नहीं, अगर रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए स्ट्रैंड ले डीएनए फ्रेगमेंट। हुआ क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन भी कर रहा है, साथ में प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है, ठीक है। और हाँ, अब डीएनए पॉलीमरेज में हम नहीं बोल सकते कि अनवाइंड कर रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ यूज होता है, रेप्लिकेशन में, और रेप्लिकेशन में अनवाइंडिंग का काम कौन करता है, हेलिकेज करता है, याद आया। हाँ, ये अलग बात है, ट्रांसक्रिप्शन में सारा काम का पूरा काम ही पॉलीमरेज को करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं बोला, क्योंकि पूछा गया था डीएनए पॉलीमरेज। अगर यहाँ आरएनए पॉलीमरेज लिखा होता तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, तुम बोल सकते थे अनवाइंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही है, एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 3 कोडॉन्स ऑन एमआरएनए आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए, व्हाट आर दे। अरे 3 कोडॉन है, टोटल 64 कोडॉन होते, 3 कोडॉन कुछ काम नहीं करते, उन्हीं कुछ काम नहीं करने वाले कोडॉन को क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से, यू आ, यू गा, गंदा गाना गाया, यू अग, ठीक। चलो
What is a general term used for them and what is their significance in protein synthesis? Stop codon, रोक देना प्रोसेस। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। UAG, UAA and UGA are the 3 codon that are not recognized by tRNA. These are known as stop codon or nonsense codon. Nonsense codon भी word याद रखना है। Since these 3 codons are not recognized by any tRNA, they help in termination of protein chain during translation. अभी यहाँ पे nonsense codon बोला गया है, आगे जाके तुम पढ़ोगे सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पे, तो वहां पे जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगी वापस मैं पूछूंगी नॉनसेंस कहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये तीनों के तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन या वो कोई सेंस नहीं बनाते, कुछ कोड नहीं करते, इसलिए उनका नाम है नॉनसेंस कोडॉन। और ये तीनों कोडॉन क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते, किससे, टीआरएनए से। जब कोई आता ही नहीं है, जहां पे एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए में आ गए ये यूएए, ठीक है। अब उसके बाद बेचारा अब यहाँ पे ये एमआरएनए में है, अब इसका अगेंस्ट वाला कोई टीआरएनए आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि लगा क्या है, लगा क्या है। तो जैसे ये स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं तो पता चल जाता है ये प्रोसेस यहीं तक करनी थी, यहीं ट्रांसलेशन होता है खत्म। और जैसे ही पता चल जाएगा यहीं ट्रांसलेशन हो गया है खत्म, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ चुके हैं, नॉनसेंस कोडॉन आ चुके हैं, तो ये प्रोसेस यहीं सीज हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, ठीक। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, give 2 reasons why both the strand of DNA are not copied during DNA transcription। देखो कितना वापस वही क्वेश्चन तुमने 1 मार्क में भी देखा। अब बोलोगे मैम सेम क्वेश्चन को 1 मार्क में रखने का क्या सेंस है, क्योंकि हो सकता है वापस क्या मार्किंग स्कीम का पैटर्न चेंज हो जाए। अगर हो सकता है वो 1 मार्क हाफ एंड हाफ मार्क में डिवाइड हो जाए, अब ये 2 मार्क में है तो हर एक रीजन का 1 मार्क हो जाए, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ वापस रखा गया है, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे बुक के टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका पोर्शन बन सकता है, असर्शन, रीजन, रीजनिंग, उसके बाद स्टेटमेंट्स और केस स्टडी में, या क्वेश्चन इनफैक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन में भी सब पार्ट्स में तुमको मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इफ बोथ द स्ट्रैंड कोड फॉर आरएनए, 2 डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल एंड 2 डिफरेंट प्रोटीन वुड बी फॉर्म, हेंस जेनेटिक मशीनरी वुड बिकम कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि याद रखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट होना अलग होता है, आइडेंटिकल होना अलग होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एकदम अलग चीज है, ठीक। उसके बाद सिंस द 2 आरएनए मॉलिक्यूल वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे वुड बाइंड टुगेदर टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट कैरिंग आउट ट्रांसलेशन, व्हिच मीन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बी फर्टाइल। मतलब अगर वही दोनों एमआरएनए बने, वो क्या होगा कि दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। वो वही एमआरएनए बोलेगा अरे मैं तेरा कॉम्प्लीमेंट्री हूं, अकेले अकेले कहां घूम रहे हो, चलो आके मिलके घूमते हैं। आके मिलके घूम गए मतलब क्या हो गया, बॉन्ड बन गए, बॉन्ड बन गए मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब बताओ ट्रांसलेशन हो गया क्या, नहीं होगा। ट्रांसलेशन के लिए तो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए चाहिए, यहाँ तो क्या बन चुका है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और हमारे सेल के पास वो एंजाइम नहीं है कि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को ओपन करो, दोनों को सिंगल सिंगल में लेके आओ फिर ट्रांसलेट करो, ऐसा कोई मशीनरी ही नहीं है। यही फ्लॉप हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। याद करो मैंने बताया था यही पॉइंट हम एज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, जिसका नाम है आरएनएआई टेक्निक। तो यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनिज्म को मारना है, तो देखो तुमको पता है ऑर्गेनिज्म किसका बना है, देन ऑर्गन सिस्टम्स का बना है। सिस्टम्स किसका बना है, ऑर्गन्स का बना है, ऑर्गन टिश्यू का, टिश्यू सेल का। तो अगर हमने उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कोई मेन प्रोटीन का फॉर्मेशन को रोक दिया, जो वो प्रोटीन उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अब प्रोटीन को बनने से कैसे रोक सकते हो, ट्रांसलेशन को रोक दो। अब ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर आ रहा था सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, हमने कुछ ऐसा चेंजेस किए, हमने ऐसे सेलुलर डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज की कि एक और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए एंटर करवा दिया। जैसे उसका एमआरएनए एंटर कर गया तो ये दोनों क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री, बन गए क्या, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बस अब वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, कभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई। हुआ क्लियर। तो ये किसकी तरह यूज कर सकते हैं हम, डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह, ठीक है। वो वहां यूज करेंगे, करना ही है, पढ़ना ही है, पर इसीलिए दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के वो ट्रांसक्राइब नहीं होते, ठीक। और तीसरा रीजन क्या है बताओ जल्दी, ट्रांसक्राइब कराने के लिए पॉलीमरेज चाहिए, और हमारा जो पॉलीमरेज है वो तो एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर सकता है, कौन से, 5' to 3', तो कुछ काम ही नहीं है, होने ही नहीं वाला कुछ, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। व्हाई इट इज एसेंशियल दैट टीआरएनए बाइंड टू बोथ अमीनो एसिड एंड एमआरएनए कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अरे बाबा, जो टीआरएनए वो एडाप्टर मॉलिक्यूल है, वो कैटालाइज कर रहा है। यहाँ पे जो टीआरएनए पे क्या है, एंटी कोडॉन, वो क्या करेगा, वो मैच करेगा कि सही चीज तो लिखी हुई है कि नहीं। और किससे मैच करेगा, एमआरएनए से, क्योंकि यहाँ पे है, ये है क्या, कोडॉन्स, और यहाँ पे क्या है, एंटी कोडॉन, तो दोनों मैच करेंगे। दोनों मैच करके ये सिग्नल भेजेगा, हाँ भैया सही जुड़ गया है। तो यहाँ कौन सा जुड़ा हुआ है, अमीनो एसिड। अब यही अमीनो एसिड जो पहले का आया हुआ टीआरएनए उस पर शिफ्ट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पूछ रहे हैं कि बताओ ये जरूरी क्यों है कि टीआरएनए एक साथ एमआरएनए पे भी मतलब बाइंड करे, क्योंकि वहां एंटी कोडॉन कोडॉन बनाएगा, वो पता लगाएगा कि सही जुड़ रहा है कि नहीं। और उसी टाइम अमीनो एसिड जो ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर भी बाइंड करे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो देखो, it is essential that tRNA bind to both amino acid and mRNA codon because tRNA act as एडाप्टर मॉलिक्यूल। कहा तो था एडाप्टर मॉलिक्यूल है। तो एडाप्टर एक जनरली बताओ, सिंपल एडाप्टर ले लो। तो मोबाइल चार्ज करते हो तो उसका एडाप्टर नहीं है, सॉकेट में अटैच करते, तो सॉकेट के उस साइड क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जो वहां से आएगी, और फिर तुम अपनी कॉर्ड जोड़ते हो, जो वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट होकर मोबाइल लैपटॉप जिसको भी चार्ज करो उसमें जाएगी। तो जो हमारा टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो दोनों जगह अटैच हो रहा है। एक अटैच हो रहा है एमआरएनए पे एंटी कोडॉन के फॉर्म में, और यहाँ अटैच हो रहा है अमीनो एसिड पे, कि वो जो चीज लिखी हुई है उसमें क्या उसी तरीके का सही अमीनो एसिड यहाँ जुड़ा हुआ है, और जुड़ा है तो थम्स अप, फिर प्रोसेस आगे होगी, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह। विद पिक अप अ स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसफर्ड इट टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। It attracts itself to ribosome with the sequence specified by mRNA, and finally it transmits in its amino acid to new polypeptide chain। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे, वही चीज लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज फॉर्म। अरे पेप्टाइड बॉन्ड मतलब क्या, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है। तो देख लो जरा, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो याद रखना है, तुम्हारा एमआरएनए आया, एमआरएनए पे स्मॉलर यूनिट आया, सब यूनिट तुम्हारा आरआरएनए की, बड़ी वाली सब यूनिट आई आरआरएनए की, फिर तुम्हारा टीआरएनए आया, ज्वाइन हुआ एंटी कोडॉन पे, उसी अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड अटैच हुआ, फिर उसने बोला ओके, जो नीचे एमआरएनए में लिखा हुआ है, जो कोडॉन में लिखा हुआ है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन है, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर अमीनो एसिड है। अब क्या करो, ये अमीनो एसिड इस वाले अमीनो एसिड में ट्रांसफर करो और उसके साथ बॉन्ड बनाओ। ट्रांसफर करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड का बनना इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के बीच में, स्पेसिफिकली पहले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के और दूसरे वाले में तुम्हारे पहले वाले के कार्बोक्सिल ग्रुप में और दूसरे के अमीनो ग्रुप में। रिजल्ट ये होता है H2O रिलीज हो जाता है। कहे से ये रहा H, ये O और यहाँ का एक और H, वो रिलीज हो गया, H2O निकला, और जो बॉन्ड रिजल्ट बच गया उसको हम बोले कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से H2O रिलीज होके दिखाते, ये हुआ H2O। तो यहाँ क्या बना, CO, ये है CO लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और NH। तो ये जो तुम्हारा है ये क्या है, तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इसी को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। वाटर निकल गया हर जगह। अगर तुम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखोगे ना, वहां भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसीलिए शायद मैंने कभी बोला हो, या अगर नहीं बोला तो सुन लो, कि हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। अब प्रोटीन हमारे सेल के अंदर घुस सकता है क्या, नहीं, हमारे सेल के अंदर अमीनो एसिड घुस सकता है। तो अमीनो एसिड सिंगल अमीनो एसिड के फॉर्म में, चेन में नहीं, चेन में तो वापस वो प्रोटीन बन गया। तो जैसे प्रोटीन बना था, प्रोटीन कैसे बना था, कंडेंसेशन से, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके बनाया गया था प्रोटीन को। तो अगर वापस प्रोटीन को बनाना है अमीनो एसिड में, तो वापस वाटर मॉलिक्यूल को दो ताकि वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड में टूटेगा। इसीलिए पानी पीना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बॉडी का, साइटोप्लाज्म का 70% तो वाटर है ही, पर अगर मैं डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जिस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के, तो वही वाटर मॉलिक्यूल का H2O वापस उसी जगह देना पड़ेगा, तो वही बॉन्ड टूटेगा और इंडिविजुअल अमीनो एसिड मोनोमर्स के फॉर्म में चीजें घूमेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे सेल मोनोमर एब्जॉर्ब करता है, पॉलीमर नहीं। याद आया? चलो
तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बना है, वापस अमीनो एसिड के बीच में। कौन से पोर्शन ऑफ अमीनो एसिड के बीच में, तो पहले वाले के COH कार्बोक्सिल वाले ग्रुप के बीच में और दूसरे वाले के अमीनो ग्रुप के बीच में, ठीक है। उसके रिजल्ट क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, जो बच गया बॉन्ड वही तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन कर रहा है, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। कहाँ काम कर रहा है ये, ट्रांसलेशन के टाइम पे, जब mRNA स्मॉलर सब यूनिट लार्जर RNA का मॉलिक्यूल tRNA आया, उसने ओके बोला, सब सही जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो मतलब जो पुराना वाला जो अमीनो एसिड है वो पूरा हटके कहाँ आ जाएगा, नए वाले अमीनो एसिड पे, और यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कौन कराएगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, और अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, और जो अब खाली हो गया tRNA वो निकल जाएगा, और इसी तरीके से क्या बनती चलेगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। हुआ क्लियर। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, नेम वन डिजीज कॉज्ड बाय द डिसऑर्डर। बताओ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है। तो तुमको याद है कि सबसे पहले फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे हुआ, सपोज करो AUG नहीं, चलो AUG मान के चलो, AUGT नहीं, अगर हम mRNA मान के चल रहे हैं तो देखो GCCA। अब पढ़ना कैसे चाहिए था, इन तीन के फॉर्म में पढ़ना चाहिए था, पर किसी एक अमीनो एसिड का, सपोज यू का, क्या हो गया, डिलीशन इंसर्शन, यहाँ डिलीशन हो गया तो ये हट जाएगा, इंसर्शन हुआ तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो जाएगा। तो अब कैसे पढ़ा जाएगा, अगर ये यू हट गया, सपोज करो डिलीशन हो रहा है, ठीक है, तो इस यू को क्या कर दिया, हटा दिया गया, तो अब वो बेचारा पॉलीमरेज कैसे रीड करेगा, कुछ इस तरीके से रीडिंग लगाएगा, क्योंकि एक हट चुका है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, कंटिन्यूस रीडिंग होती है, कहीं ब्रेक नहीं लगता, तो पहले होना चाहिए था AUG, अब कैसे पढ़ा जाएगा AGG, फिर CCA, ओरिजिनल क्या था तुम्हारा सीक्वेंस AUG, फिर GCC, और अब तो पूरा चेंज हो गया, तो अमीनो एसिड ही चेंज हो जाएंगे, अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे तो प्रोटीन का सीक्वेंस ही कुछ और फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो सकता है किसमें, डिलीशन के फॉर्म में। मतलब फ्रेम शिफ्ट के दो टाइप्स है, या तो इंसर्शन हो गया तो पूरी फ्रेम की फ्रेम शिफ्ट हो गई, या तो कोई जो चीज था वो डिलीट हो गया। अब सपोज करो यहाँ यू की जगह पे एक और यू तो है, एक और ए आ गया, तो अब कैसे पढ़ा जाएगा, AAU, फिर आएगा GGC, लो ओरिजिनल कुछ और बनना था, पूरा ही चेंज हो गया। हुआ क्लियर। तो यही पूछो कि बताओ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे हो रहा है, और दूसरा एक बीमारी बताओ। तो देख लो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन वेयर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेस चेंज द रीडिंग फ्रॉम द साइट ऑफ म्यूटेशन। ठीक, उसके बाद रिजल्टिंग इन प्रोटीन विद डिफरेंट सेट ऑफ अमीनो एसिड। हुआ क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अच्छा, सबसे पहले बताओ किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। वॉटसन एंड क्रिक का जो क्रिक है ना, उन साइंटिस्ट ने सेंट्रल डॉगमा दिया था। क्या बोलता है सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रांसक्रिप्शन। अब तुम्हारी बुक में एमआरएनए लिखा हुआ है, पर याद रखो तीनों आरएनए बनते हैं। फिर आरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक की बात करूं तो ट्रांसलेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में, बाकी दोनों कहां होंगे, न्यूक्लियस में। बाकी दोनों मतलब रेप्लिकेशन और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो न्यूक्लियस ही नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट है, तो उसी जगह तीनों होंगे। ठीक, तो देख लेते हैं आंसर। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए थ्रू रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए टू प्रोटीन थ्रू ट्रांसलेशन। तो वही लिखा है, रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए टू डीएनए बना, डीएनए टू एमआरएनए बना तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर प्रोटीन बना एंड में तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया है, उसी को याद रखना है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। गिव टू रीजन व्हाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देख लो एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों नहीं है जल्दी बताओ। पहला रीजन कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, दो अलग पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनेंगी, दो अलग प्रोटीन बनेंगे। दूसरा क्या है, दोनों स्ट्रैंड कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन हो नहीं पाएगा। एक और हम पढ़ चुके, बहुत ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इतनी जरूरत ही नहीं है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और चौथा, बहुत एनर्जी बाउंड प्रोसेस है, इतना भी एनर्जी नहीं है। ये तुम चाहो तो किसी के साइड में सपोर्ट करके लिख सकते हो, पर अगर और चौथा मुझे बोलना ही है तो मैं बोलूंगी कि पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, 5' to 3', तो दूसरा तो चेंज वैसे भी ट्रांसक्राइब हो ही नहीं सकता।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंसिडर एज मेगा प्रोजेक्ट? अरे मेगा प्रोजेक्ट तो होना ही था। सबसे पहले जितने हमारे ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम है कितने हैं? 46। इसी को बोलने का दूसरा तरीका 23 पेयर। हर क्रोमोसोम में कितने जीन्स है ये पता लगाना था। उसके बाद कौन सी लोकेशन पे है ये पता लगाना था। किस चीज के लिए कोड कर रहे हैं ये पता लगाना था। सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, ये सारी चीजें पता लगानी थी। सिर्फ पता ही नहीं लगानी थी, इनको स्टोर भी करनी थी प्रॉपर वे में, जिसी की वजह से क्या आज एक रिजल्ट है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की एक नई फील्ड ही पूरी आ चुकी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स। द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 10 टू द पावर 9 है, 9 बेस पेयर है ना, 9 होता है, 109 नहीं है, 9 बेस पेयर। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज अबाउट $, कितना 3 बिलियन। उसके बाद इफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड वर टू बी स्टोर्ड इन अ टाइप फॉर्म इन अ बुक, देन इफ ईच पेज कंटेन 1000 लेटर एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेज, देन 3300 सच बुक्स वुड बी नीडेड टू स्टोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मतलब इतना ज्यादा डेटा हो गया था। चलो, द इनमरस क्वांटिटी ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसरली the use of high speed computational device for data storage, retrieval and analysis। इसी को मैंने एक वर्ड में कंबाइन करके खत्म कर दिया। मैंने बोला बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड पूरी पैदा हो गई इसी रीजन की वजह से, क्योंकि तुमको क्या करना था, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना था, प्रोग्रामिंग करनी थी कि जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम में ये वाला जीन मिला, इस सीक्वेंस में मिला, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जीन मिला और जीन का भी पूरा हमने कोड्स लिखा और वो पर्टिकुलर इस अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका जब सीक्वेंस लगेगा तो ये जीन बनाएगा, ये जीन ये फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो ये वापस मेरे को मिलनी भी चाहिए, रिट्रीव भी होनी चाहिए। तो इसी के केस में पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ। ठीक है, तो यही सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ गई और इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस हैं। चलो फिर भी मतलब बाकी के कंपेयर में आ जाते हैं क्वेश्चन 15 पे। व्हाई इज डीएनए एंड नॉट आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो सेम क्वेश्चन पूछने के अलग अलग ढंग। तो डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? पहली बात उसमें थायमिन है, दूसरा इसमें जो राइबोस शुगर है इसमें ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन पोजीशन पे नहीं है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं है। तो जहां ऑक्सीजन नहीं वहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं, जहां ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं वहां रिएक्टिव नेचर नहीं, जो चीज रिएक्टिव नहीं वो चीज अनस्टेबल भी नहीं होगी। तो यही देखो, द OH ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA is much more reactive and make RNA liable and easily degradable. Thus, DNA and not RNA act as a genetic material in majority of organism. हुआ क्लियर? चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा जो शॉर्ट टाइप आंसर है वो होता है खत्म। तो क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे www.magnetbrains.com पे टाइप करेंगे, जैसे एंटर करेंगे ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर का जो है पूरा इन डिटेल जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो सिलेक्ट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लर्न भी करना है, अप्लाई भी करना है और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मतलब इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, तब तक बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और पढ़ते रहना है।